नमस्कार। 2024 के चुनाव के बाद क्या होगा? कैसी सरकार आएगी? क्या इंडिया गठबंधन जीतेगा या फिर मोदी दोबारा सत्ता में लौटेंगे? और क्या अगर मोदी दोबारा सत्ता में लौटते हैं तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? अल्पसंख्यकों के अधिकार कम हो जाएंगे? क्या संविधान में कोई परिवर्तन होगा? और अगर संविधान में कोई परिवर्तन होगा तो वो परिवर्तन क्या-क्या हो सकते हैं? ये सवाल इस वक्त देश के तमाम लोगों के दिमाग में चल रहा है। लेकिन होने वाला क्या है, ये हम और आप नहीं जानते हैं, ये विशेषज्ञ जानते हैं। और विशेषज्ञों से देश के भविष्य के बारे में जानने की एक कोशिश के तहत ये श्रृंखला शुरू की गई है, जिसमें हमने अभी तक काफ़ी लोगों से बात की है। और इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं जाने माने पत्रकार राहुल देव से। राहुल देव के बारे में परिचय तो आपको रामदत्त त्रिपाठी कराएंगे, लेकिन रामदत्त त्रिपाठी के बारे में मैं आपको बता दूं कि रामदत्त त्रिपाठी वो पत्रकार हैं जिन्होंने 3 दशक से भी ज़्यादा लंबे समय तक बीबीसी के लिए काम किया है। आज का बीबीसी नहीं, जिस पर कई तरह के सवाल भारत में उठाए जाते हैं, उस बीबीसी का जिसकी पत्रकारिता का लोहा दुनिया मानती रही है। तो पेश है राहुल देव का वो इंटरव्यू जिसमें इस वक्त आपके दिमाग में जितने भी सवाल चल रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर, उन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। 2 कड़ियों में ये इंटरव्यू आपके सामने आएगा। ये पहली कड़ी है। नमस्कार। लोकसभा चुनाव के इस विमर्श में आज हमारे साथ मेहमान हैं श्री राहुल देव। राहुल देव देश के जाने माने पत्रकार हैं। जनसत्ता जो अखबार है, राजनीति क्षेत्रों में बहुत जाना पहचाना अखबार है, उसके संपादक रहे हैं। इसके अलावा भी लगातार समसामयिक और राजनीतिक, सामाजिक और भाषाई विषयों पर आप सक्रिय रहते हैं। तो आज की बातचीत में राहुल जी, हम इसी चुनाव के संदर्भ में जानना चाहेंगे कि आप किस नजरिए से देखते हैं। बेसिकली आपकी ओपिनियन क्या है जो इस समय विमर्श चल रहा है, और विशेष करके ये जो 2-3 दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो नया एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स शुरू किया है, और वो देश के मुसलमानों को टारगेट करके। मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। तो आपको क्या लगता है, इसकी जरूरत क्या पड़ी और वो क्या साधना क्या चाहते हैं इससे? पहले तो बहुत धन्यवाद रामदत्त जी, मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। ये सौभाग्य ही है कि आपसे बात कर रहे हैं। थैंक यू। ये प्रधानमंत्री जी जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो तो बहुत साफ है कि वो भारत के मतदाताओं को, भारत के नागरिकों को 2 अलग-अलग दृष्टियों से देखते हैं। उनके लिए
हालांकि वो कहते हैं कि वो 140 करोड़ के प्रतिनिधि हैं और सारे भाषणों में इसकी बात करते हैं। अब नहीं कर रहे हैं उतना, इससे पहले 140 करोड़ भारतीय और विदेशों में भी ये कहते रहे हैं और उसके एकमात्र और सबसे सच्चे प्रतिनिधि के रूप में अपने को प्रस्तुत करते रहे हैं। लेकिन इन पिछले 3-4 दिनों में और उससे पहले भी वो कर चुके हैं, लेकिन अभी जिस निरंतरता से वो कर रहे हैं इस चुनाव अभियान के क्रम में, कि उनके लिए एक हिंदू भारत है और एक वो भारत है जिसमें मुसलमान रहते हैं। अब वो उसको भारत कहेंगे या हिंदुस्तान कहेंगे या कुछ और कहेंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन उनके लिए भारत और भारतीय दो तरह के हैं। एक वो जिन पर उनको लगातार हमला करना है, और वो जो 80-85% हिंदू भारत है वो उसी को संबोधित कर रहे हैं और उसको ये बता रहे हैं कि ये जो बाकी 20 करोड़ 14% या 15% मुसलमान हैं, ये तुम्हारे दरअसल शत्रु हैं, ये तुम्हारे नहीं हैं, ये अलग हैं, ये भारत के भी नहीं हैं। और ये जो कांग्रेस है, जो मुख्य विरोधी दल है, ये तुम 80% हिंदुओं के साथ नहीं है, ये तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारी शत्रु है और ये केवल इन 20 करोड़ मुसलमानों के हितों की चिंता करती है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण है, ये बहुत पुराना आरोप है, लेकिन इतना स्पष्ट दो टूक विभाजन एक प्रधानमंत्री के तौर पर स्वयं मोदी जी ने भी कभी नहीं किया, जहां तक मैं समझता हूं। ये एक उनका नया रूप हमारे सामने आया है। नहीं तो जो जिन तथ्यों के आधार पर वो इस तरह की बातें कह रहे हैं, बहुत फूहड़ है, उन तथ्यों में कोई दम लगता है? विशेष करके कांग्रेस के दुख ये है, घोषणा पत्र। देखिए दुख ये है कि इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप और इस तरह के विभाजन बीजेपी या हिंदूवादी संगठनों के, उसमें आप शिवसेना को भी शामिल कर सकते हैं, उसमें आप हिंदू महासभा को भी शामिल कर सकते हैं और इनके इस तरह के जो थोड़े बहुत और संगठन हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। वो तो बरसों दशकों से करते रहे हैं। वो हम 90-92 में सुनते रहे हैं उस दौरान। जी हाँ, उससे पहले से कांग्रेस या मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, ये नारा तो जब मैं बच्चा था तब से मैं सुन रहा हूँ, ये बात आप भी शायद सुन रहे होंगे। तो लेकिन कोई एक सामान्य कार्यकर्ता पार्टी का, विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति, कोई या बीजेपी का कोई सामान्य कार्यकर्ता, कोई विधायक या कोई सांसद, इस तरह के लोग, गिरिराज सिंह जैसे लोग, साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग इस तरह की बात करते तो समझ में आता, लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है, लगातार कह रहा है, तो ये कोई हम कहते हैं कि जुबान फिसलने वाली बात नहीं है, तो बहुत सोची समझी रणनीति है। और इससे जो मुझे एक चीज पता चल रही है कि वो घबराए हुए हैं, वो परेशान हैं, वो विचलित हो गए हैं। जमीनी स्थिति, हमारे जो मुख्य टीवी चैनल हैं वो जो दिखा रहे हैं वैसी उतनी गुलाबी नहीं है तस्वीर। अगर होती तो हमें कहीं एक ज्यादा आत्मविश्वास से भरे हुए, आश्वस्त और सकारात्मक बातें करने वाले, अपने ही सकारात्मक कामों को गिनाने वाले, जो हमने उनका रूप भी देखा है, जब वो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, हमने उनको देखा है, 15 अगस्त पे देखा है और अवसरों पर देखा है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनका बखान वो कर सकते हैं कि हमने ये किया, लेकिन अब उनका सारा जोर वो सब भूल गए हैं, अपनी स्वयं की उपलब्धियां भूल गए हैं। अब उनका सारा जोर कांग्रेस को हिंदुओं का दुश्मन साबित करने पर लग रहा। ये इतनी गंभीर रूप से घातक, आत्मघाती और भारत घाती, ये देशघाती बातें हैं कि इसका असर बरसों रहेगा। और ऐसा करके वो देश को तो चोट पहुंचा ही रहे हैं, देश की जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्थिति है, जो उसकी छवि है, उसको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपनी छवि को खंडित कर रहे हैं। आज सारी दुनिया इस चुनाव को देख रही है। जो हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, साथ साथ रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, टिफिन साथ खाते हैं, क्योंकि आजकल ये जो मीडिया कंजम्पशन केवल वयस्कों तक सीमित नहीं है, घर में टीवी है, ड्राइंग रूम में, तो इसका बच्चों के
साइकोलॉजी पे कितना घातक प्रभाव पड़ेगा। हम जिनके साथ उठना बैठना है, रहना है समाज में, वो तो राजनीति नहीं समझते कि ये राजनीति के लिए है। बहुत भयानक प्रभाव पड़ेगा, पड़ रहा है, पड़ चुका है। ये कोई आज ही नहीं हुआ, ये तो बहुत पुरानी रणनीति है, बहुत पुरानी एक विचारधारा भी हम कह सकते हैं। लेकिन दुख की बात क्या है, ये आख्यान अपने आप में इस तरह की बातें, मुस्लिम तुष्टीकरण के तथाकथित उदाहरण, ये कोई नए नहीं है, हम और आप ये बरसों से सुन रहे हैं। जी जी। नया वो ये है कि एक तो देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है, लगातार कह रहा है, और झूठ के आधार पे कह रहा है, असत्य और अफवाहों के और ऐसे तथाकथित तथ्यों के, असत्यों के आधार पे कह रहा है, जिनकी असलियत प्रधानमंत्री होने के नाते वो खुद जानते हैं। वो जानते हैं कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही भारत में अलग अलग धर्मों के अनुयायियों की जनसंख्या वृद्धि दर या जन्म दर जिसको कहते हैं, उसके क्या ट्रेंड्स हैं पिछले कई सालों के, जो सरकारी आंकड़े हैं, तो वो उनके सामने वो ना आए हो, ये असंभव है। वो जानते हैं और देश को ये जानना चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने लिखा, इस पर भी चर्चाएं हुई हैं कि मुसलमानों की जन्म दर लगातार गिर रही है, वैसे ही जैसे हिंदुओं की जन्म दर भी गिर रही है। और एक समय हिंदू, मुसलमान और सभी की जन्म दर काफी ऊंची थी। वो धीरे धीरे शिक्षा और विकास के साथ साथ देश के हर हिस्से में कम हो रही है। उन हिस्सों में भी कम हो रही है जो पारंपरिक तौर पे अशिक्षा ज्यादा रही है, यानी समूचा जो हम हिंदी भारत जिसको कहेंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि, ये सब, यहाँ पर जनसंख्या दक्षिण और पश्चिम के प्रदेशों की तुलना में ज्यादा रही है, जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर। अब इन इलाकों में भी जन्म दर कम हो रही है, हालांकि वो फिर भी दक्षिण से कहीं काफी आगे है। और मुस्लिम जन्म दर वो भी अब घटकर जो जिसे रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं जनसंख्या के, उसमें उसके लगभग बराबर आ गई है। यानी उसके बाद फिर जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो बढ़ना रुक जाता है किसी भी समुदाय का। तो मुसलमान वहां पर आ रहे हैं, जैसे दक्षिण में देखिए आप, केरल में और दूसरे दक्षिण भारतीय राज्यों में, वहां पे जो राष्ट्रीय जन्म दर है उसके औसत से भी कम हो गई है मुस्लिम जन्म दर, हिंदू जन्म दर भी, क्रिश्चियन जन्म दर भी। तो इसका मतलब क्या है कि जहां जहां शिक्षा और विकास और सामाजिक विकास ज्यादा हुआ है, जहां स्त्रियों की शिक्षा और स्थिति में जहां सुधार हुआ है, उसी के अनुरूप और बिल्कुल उसी अनुपात में जन्म दर भी घटी है। पूरे देश में इसके उदाहरण, ये वो जानते हैं, लेकिन उनके मुंह से बार बार ये निकल रहा है कि जो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। जो सबसे घटिया, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण और विभाजक जहरीली बातें कही जा सकती हैं, एक कही जाती रही हैं मुसलमानों के बारे में, उनको जब देश का प्रधानमंत्री बोलता है तो उनको एक नई वैधता मिलती है। तो देश के वो करोड़ों लोग जो उन पर विश्वास करते हैं, उन पर आस्था रखते हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। वो देश ही नहीं, उनको पूरी दुनिया भी सुन रही है, तो दुनिया भी उनके बारे में एक राय बना रही होगी। लेकिन हमारे देश की कच्ची उम्र के लोग जो ये सारी जनसंख्या के आंकड़े नहीं पढ़ते, जो बड़े विद्वत्तापूर्ण लेख नहीं पढ़ते, वो इसको सच मान लेंगे। और फिर यही जो ये एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है, ये आगे बढ़ता जाएगा। अब मंगलसूत्र की बात देखिए, ये भयानक बात ही, आज तक तो ऐसी कभी हुई ही नहीं। वो ये कह रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ये जो मुसलमान हैं और ये जो कांग्रेस वाले हैं जो मुसलमानों का ही हित चाहते हैं, ये हिंदू स्त्रियों के सुहाग पर हमला कर देंगे, क्योंकि मंगलसूत्र का मतलब तो सुहाग है। सिंदूर और मंगलसूत्र ये दो हमारी हिंदू विवाहित के सुहाग के सबसे बड़े प्रतीक हैं और चिन्ह हैं। आप लोगों को ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हिंदू स्त्रियों के सुहाग पर हमला करेगी, उसको मंगलसूत्र छीन लेगी। ये सब क्या कह रहे हैं वो, कि ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 2 घर हैं, एक गांव में, एक शहर में, तो ये आपके 2 में से एक घर ले लेंगे, उसको बांट देंगे, मुसलमानों में बांट देंगे। ये अद्भुत बातें हैं। मैंने राहुल जी, एक संस्कृत में एक शब्द है प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध का मतलब ये होता है कि आप जानबूझ के कोई ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है। एक बात, एक तो उनके बारे में, दूसरे जैसे आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के हवाले से वो कह रहे हैं, तो आजकल ये जो ऑनलाइन का जमाना है,
इसमें कोई भी आदमी चेक कर सकता है। आपके पास तो फिजिकल कॉपी होगी पेपर की, लेकिन कोई भी ऑनलाइन चेक कर सकता है कि भाई कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है या नहीं है। तो अगर देश के नागरिक ये समझने लगे कि प्राइम मिनिस्टर तो सचमुच में बहुत झूठा आदमी है, तो उससे देश की क्या इज्जत बढ़ेगी और मोदी जी की क्या इज्जत बढ़ेगी। देखिए, आप देश में भी जो कुछ अच्छे अखबार अभी बाकी हैं, सम्मानित प्रतिष्ठित अखबार हैं, उनके संपादकीय इस विषय पे पिछले 2 दिनों में जो आए हैं, वो गौर करने लायक हैं, पढ़ने लायक हैं, सबको पढ़ने चाहिए। विदेशी जो दुनिया में प्रतिष्ठित अखबार हैं विदेशों के, वहाँ खूब संपादकीय टिप्पणियाँ और संपादकीय इस पर आ रहे हैं। तो इस पर लोगों की निगाह है और इसका मोदी जी की अपनी छवि पर भी असर पड़ रहा है। इससे वो अनवगत हों ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन उनको चिंता नहीं है शायद उसकी। उनको ये चुनाव जीतना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इससे कई तरह के नए डर भी पैदा हो रहे हैं। पहली बात ये कि जी, नहीं, आप बताइए। कि हम अपने प्रधानमंत्री से अपेक्षा करते हैं कि उनकी अपनी एक दृष्टि हो सकती है, एक विचारधारा है, वो हम सब जानते हैं। उससे सहमत असहमत सब हो सकते हैं। लेकिन हम ये अपेक्षा तो करते ही हैं कि जब प्रधानमंत्री बोलेगा, चाहे वो किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोले या वो चुनाव सभा में बोले, तो शैली में अंतर हो सकता है, लेकिन तथ्यों में अंतर नहीं होगा। एक्चुअली करेक्ट होना चाहिए ना। जी, बिल्कुल। तो जब आप अपने प्रमुख विरोधी दल के विरोध में उसके चुनाव घोषणा पत्र को कोट करते हैं, उद्धृत कर रहे हैं कि उसमें ऐसा लिखा है, उसमें ये लिखा है। जब आप ये कहते हैं कि वो उसका जो अल्पसंख्यकों वाला हिस्सा है, वो मुस्लिम लीगी है, वो मुस्लिम लीग की छाप है उस पर। तो मैंने जीवन में पहली बार, मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक कभी कांग्रेस का बचाव नहीं किया। मैं तो पैदाइशी कांग्रेस विरोधी हूँ। आप जानते हैं कि संघ में ही कितना रहा हूँ। तो मैंने पहली बार कांग्रेस का पूरा घोषणा पत्र एक एक शब्द पढ़ा, इसी बहाने पढ़ने को आप और मैंने ढूंढा कि भाई ये कहाँ है उसमें बातें, इस तरह की बातें अगर हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो नहीं मिला। मुझे उनके जो अल्पसंख्यक वाला जो अंश है कांग्रेस के घोषणा पत्र का, उसका एक एक मैंने 2 बार पढ़ा। भाई इसमें मुस्लिम लीग की छाप कहाँ है, इसमें मुसलमानों को सब कुछ देने की बात कहाँ है। तो मैंने पाया कि उसमें और जो हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए जो एक 6 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30, वो 2-2 बार पढ़ा, घोषणा पत्र को 2-2 बार पढ़ा। मैंने पाया कि दोनों में जबरदस्त समानता है। और मुझे फिर एक बहस में कांग्रेस के बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना पड़ा कि भाई ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग की छाप है इसमें, तो मुझे एक शब्द बताइए जो इस घोषणा पत्र में के अल्पसंख्यक हिस्से में है, जो हमारे संविधान से में दिए गए प्रावधानों अनुच्छेदों से अलग है। विपरीत तो जाने दीजिए, अलग है। घोषणा पत्र कह रहा है कि भाई संविधान में अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29, 30 इनका हम आदर करेंगे, इनका आदर सुनिश्चित करवाएंगे, उनका अनुपालन सुनिश्चित करवाएंगे। तो संविधान की ही बात कर रहे हैं। तो अब इतनी जहरीली बात कि ये मुस्लिम लीगी है, मुस्लिम लीग की छाप है, अब इसका कोई तथ्यात्मक आधार है? अब बात अभी जो नया चल रहा है कि ये सबकी संपत्ति, हिंदुओं की संपत्ति खरीद लेंगे, ये हमारी महिलाओं के सोना चांदी जो गहने उनके पास हैं, जो स्त्री धन है, वो ले लेंगे और ये लोगों में बांट देंगे। ये कहाँ है? मतलब कोई कांग्रेस की 1000 गलतियां कांग्रेस ने की है इतिहास में और आज भी कर रही है, लेकिन इतनी मूर्ख नहीं है वो, तो कोई भी पार्टी मूर्ख नहीं कि वो इस तरह की बात कहे या छाप दे अपने घोषणा पत्र। राहुल जी, ये कांग्रेस की बात नहीं है। इससे तो मतलब ये भी हो सकता है कि आगे चल के मतलब अगर लोग अपना शांत चित्त न रखें तो दंगे भड़क सकते हैं, लूटमार हो सकती है कि भाई ये तो हमारी संपत्ति ले जाएंगे। मतलब वैसे ही नोटबंदी में लोगों का पैसा सरकार ले गई, अब अगर कुछ जेवर जाति बचा है तो वो मुसलमान छीन लेंगे। मतलब एक तरह से तो यही कहने का मतलब है ना।
मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि अगर मन में कहीं ये दबी हुई इच्छा है, दबी या खुली हुई इच्छा, मैं नहीं जानता, लेकिन इसके संभावित परिणामों से वो परिचित ना हो, समझते ना हो। वो बहुत बुद्धिमान आदमी हैं, बहुत विलक्षण प्रतिभा है उनमें, वो जीनियस है राजनीति के, मोदी जी। इसमें कोई कोई शक नहीं है, उनके जैसा राजनीतिज्ञ पिछले कई दशकों में हुआ नहीं है भारत में। डेफिनेटली जीनियस है, इस तरह के आविष्कार कर रहे हैं तो जीनियस ही होंगे कि जो चीज करी नहीं नहीं, मैं तो हंस कर कह रहा हूँ। अब नहीं, आप पूर्व प्रधानमंत्री के भाषण को जो नीति आयोग में दिया गया हो, जो रिकॉर्डेड है, आप उसको भी ट्विस्ट कर रहे हैं, मतलब क्या मतलब है? ये तो बीजेपी पिछले 18 साल से कर रही है। वो तो नेहरू जी कर रहे थे ना। राष्ट्रीय विकास परिषद में दिया था, नीति आयोग में नहीं, मनमोहन सिंह ने। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ नेहरू जी का करते थे, मोहन जी को भी, मनमोहन सिंह जी को भी इस लायक समझा, ये तो बड़ी बात है ना। नहीं, वो क्योंकि वो जो एक वाक्य है, आपको याद होगा, ये आज की नई बात नहीं है। बीजेपी और उनके जो मनमोहन सिंह और कांग्रेस के विरोधी और लोग भी, वो उस एक वाक्य को 18 साल से इस्तेमाल करके मनमोहन सिंह और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि वो एक कॉन्टेक्स्ट में है पूरा, जबकि वो पूरा पैरा है। देखिए, हम और आप लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, और वो एक प्रधानमंत्री जब बोलता है और लिखित भाषण पढ़ रहे हैं मनमोहन सिंह, तो फिर उसमें हर चीज एक एक वो एक्सेम्पोर नहीं है, सुविचारित एक तरीका होता है, पूरा एक आर्गुमेंट जिसको हम कहते हैं कथ्य, उसका क्रमिक विकास भी होता है। वो यूं ही नहीं लिख दिया जाता कविता कहानी की तरह। वो जनरली ऑफिसर बनाते हैं उसको, फिर वो उसमें फाइन ट्यूनिंग होती है। तो उसमें उस पैरे को अगर हमारे दर्शक सभी पढ़ें, तो उसका पहला वाक्य क्या है कि ये हमारी प्राथमिकताएं होंगी, हमारी नीति और हमारे शासन की ये प्राथमिकताएं होनी चाहिए। उसके बाद वो प्राथमिकताएं गिनाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, फिर वो उन वर्गों पर आते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां, महिलाएं, बच्चे और अल्पसंख्यक, विशेष तौर पर मुस्लिम, ये सबसे अंत में आता है। इन पर हमें फिर वो सब प्लान्स की बात करते हैं। बजट में हम जानते हैं कि प्लान होते हैं, फिर एक कंपोनेंट होते रहे हमेशा से। तो ट्राइबल्स का सब प्लान होता है, एक शेड्यूल कास्ट सब प्लान होता है। उनमें हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज्यादा निवेश करना पड़ेगा, उनको हमें उनका अनुपालन करना पड़ेगा। ये सारी बातें कर रहे हुए अंत में वो कहते हैं कि ये हैं हमारी वरीयताएं, और इनके लिए हमें विशेष प्रयोग और विशेष प्रयास करने होंगे। अल्पसंख्यकों में, और अल्पसंख्यक कैसे केवल मुसलमान है भारत में, लेकिन वो विशेष रूप से कह रहे हैं इसलिए कि उससे पहले ही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें मुसलमानों की सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दशा कई जगह अनुसूचित जातियों से भी नीचे पाई गई थी। उसमें भी इक्विटेबल की बात हो रही है, मतलब जो इक्विटेबल शब्द जब आता है तो वो एक न्याय संगत हिस्सेदारी की बात होती है। बिल्कुल। और जो हम जानते हैं कि लिखते हैं हम जवाब, तो हम एक तो शीर्षक होता है, ऊपर से शुरू करते हैं, जो अंतिम वाक्य होता है हमारा वो उपसंहार होता है, समिंग अप। यानी हमने जो पूरा कहा है, जो कहा है, उसका जो सार है, निचोड़ है, वो अंत में। अब उस अंतिम वाक्य को, वो अगर आप उसको ही बाकी सबको भुला दें, उसकी बात भी ना करें, उसी को पकड़ के बैठ जाएं कि ये तो देखिए केवल मुसलमानों के लिए सोचते हैं, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा। एक चीज होती है निर्वचन, एक संवैधानिक शब्द है इंटरप्रिटेशन। तो ये निर्वचन की जगह ये दुर्वचन भी है और दुर्निर्वचन भी है, यानी ग्रॉस मिस इंटरप्रिटेशन। और ये एक प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा दुखद है। और मैं समझता हूँ कि मकसद क्या हो सकता है इसकी, तो निंदा सब लोग कर रहे हैं। क्या ये जो इधर नैरेटिव चल रहा था पब्लिक डिस्कोर्स में, पॉलिटिकल भी है लेकिन पब्लिक डिस्कोर्स में जहां जाता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो लोग कहते हैं कि साहब हमारी समस्या बेरोजगारी है, हमारी समस्या महंगाई है, और हमारी समस्या सीमाओं पे है, लद्दाख वगैरह में। ये मेन बातें आती हैं कि जिसमें मोदी ने, तो क्या उसको वो बदलना चाहते हैं कि लोग अब उसके बजाय हिंदू मुस्लिम पे और आपस में ये सब बात करें, लड़े? बिल्कुल। अभी पिछले दिनों कई रिपोर्ट्स आई हैं। अब रोजगार पर, भारत में जो रोजगार की स्थिति है, उस पर एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान की, आर्थिक संस्थान के एक अध्ययन किया। उसने रिपोर्ट बताई कि 18 से 24-25 साल तक के युवाओं में
42 से 44% बेरोजगार हैं। जी जी 2 दिन पहले यहाँ पे खबर छपी अखबारों में कि दिल्ली आईआईटी के 22% ग्रेजुएट्स को, स्नातकों को, दिल्ली आईआईटी के, उनको नौकरी नहीं मिल रही, बेरोजगार है। मिल रही है, उनका पैकेज अब बहुत कम हो गया है। पैकेज तो बहुत ही ज्यादा कम हो गए हैं। 7-7 लाख रुपए वार्षिक की नौकरियां मिल रही हैं आईआईटी के लोग, बच्चों को। और छंटनी बहुत तेज हो रही है। महिलाओं की जो भागीदारी है लेबर फोर्स में, जिसको कहते हैं, जो एक देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के एक बड़ा पैमाना माना जाता है, कि महिलाओं की भागीदारी रोजगार में कितनी है, वो निरंतर कम हो रही है, अपने निम्नतम स्तर पर आ गई। तो अब ये और लोगों को महसूस हो रहा है कि नौकरियां कहीं है नहीं। बड़ी कंपनियां भी, अभी एक बड़ी कंपनी ने कितने 6 या 7 हजार लोगों को निकाल दिया, आईटी कंपनी ने, जिस आईटी का बहुत ये वो करते हैं। तो निजी क्षेत्र, सरकारी नौकरियों की क्या स्थिति है कि जो सैंक्शन थी, आपको भी पता है, अब नई भर्तियां नहीं हो रही हैं। जो रिटायर हो गया उसकी जगह को भरा नहीं जाएगा, तो फिर ये नया निवेश हो नहीं रहा है, निजी क्षेत्र में भी संकुचन हो रहा है। ये है असलियतें हमारे देश की। युवा को रोजगार नहीं चाहिए। युवा को बरगलाना भी उतना ही आसान है जितना रोजगार देकर उसको अपने उसमें करना। महंगाई, अभी आप भी जानते हैं, एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था ने सर्वेक्षण किया और उसके नतीजे आए कि लोगों की निगाह में उन असली मुद्दे क्या हैं। सबसे पहला मुद्दा था, आप जानते हैं, बेरोजगारी 27%। दूसरा मुद्दा था महंगाई 23%। फिर था भ्रष्टाचार 8%, और भी हैं, बीच में 1-2 और थे। राम मंदिर 8% और हिंदुत्व 2%। यह है असलियत, 2%। तो अब ये जो, अब मोदी जी क्या कर रहे हैं और बीजेपी क्या कर रही है इस समय, वो उसने बेरोजगारी पर कहने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अभी आप देखिए, उनके बीजेपी के घोषणा पत्र में कोई भी एक निश्चित संख्या और लक्ष्य उन्होंने नहीं बताया है कि हम अगले 5 साल में इतने रोजगारों का निर्माण करेंगे। उन्होंने 14 में गलती कर दी थी कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष करेंगे, जो नहीं हो पाया। तो अब वो कह रहे हैं कि हम रोजगार बढ़ाएंगे। इससे ज्यादा ढुलमुल और बिल्कुल ओपन एंडेड बात क्या हो सकती है। कोई निश्चित लक्ष्य और उन्होंने अपने सामने टारगेट रखा नहीं है, अपने को कमिट नहीं किया है किसी भी एक संस्था से, संख्या से, किसी भी चीज में। ये बहुत एक विशेष चीज है बीजेपी के घोषणा पत्र की। कांग्रेस का घोषणा पत्र स्पेसिफिक वायदे कर रहा है। 1 लाख प्रतिवर्ष की अप्रेंटिसशिप एक्ट बनाएंगे, यानी हर स्नातक को 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष की 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी। महिलाओं को 1500 रुपए, 1000 रुपए निश्चित मिलेंगे हर गरीब घर की हर महिला को। ये अब कैसे पूरे होंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उन्होंने बहुत स्पेसिफिक वायदे किए। बीजेपी ने वायदे बहुत सारे किए हैं, स्पेसिफिक कुछ नहीं किया है। तो अब दिक्कत क्या है कि हमारे आप जैसे लोगों को छोड़कर जो आम हमारा नागरिक है, वो कोई भी घोषणा पत्र पढ़ता नहीं है। एक 56 पन्ने का बीजेपी का घोषणा पत्र है, एक इनका 48 पन्ने का है कांग्रेस का, दूसरी पार्टियों के भी अलग अलग घोषणा पत्र, इनको कोई नहीं पढ़ता। ये केवल एक रस्म अदायगी होती है और उसे एक माहौल बनाया जाता है। ये मोदी जी को भी पता है, ये हर नेता को पता है, चाहे वो कांग्रेस में हो या किसी भी पार्टी में। तो उसको पता है कि ये जो हमने बारीक जो लिखा है उसको तो कोई पढ़ेगा नहीं। हमारा काम, लोग मेरे भाषण को सुनकर राय बनाएंगे, और वो भाषणों में उनके लिए जो देश के असली मुद्दे हैं उनसे नहीं, उनको जो 2% मुद्दा है, जो दोनों को मिला ले, मान लीजिए बीजेपी राम मंदिर और हिंदुत्व को मिला ले तो 8 और 2% मिलकर 10% लोगों के लिए जो कुल मुद्दा है, सारा ध्यान मोदी जी का उस पर है। और अब उसकी भी वो बात कम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान खाई को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़े करने की बात कर रहे हैं, वाली बात कर रहे हैं, झगड़ा लगाने वाली बात कर रहे हैं।
बिल्कुल। एक मेरा एक कुछ मुझे बाप से बात करते करते मुझे लग रहा है कि जैसे कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री और जो लोग सत्ता में इस तरह बैठते हैं और खास करके मीडिया को कंट्रोल करते हैं। अभी मैंने पढ़ा कहीं कि अभी ऑस्ट्रेलियन जो टेलीविजन चैनल है एबीसी न्यूज़ उसको ये वीज़ा डिनाई कर रहे थे और भी कई लोग जो इलेक्शन कवरेज के लिए आ रहे थे वीज़ा डिनाई कर रहे हैं और तमाम कंट्रोल आप सबको एबीसी पता की है। उसकी एबीसी की संवाददाता को देश छोड़ने के लिए कह दिया गया। जी, जी। तो आपको पता है कि किस-किस तरह के कंट्रोल हैं, तो उसका नतीजा ये है कि लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। ये अपने मेक बिलीव वर्ल्ड में अपना इको चैम्बर में चापलूसों से घिरे होके रह रहे थे। चुनाव जब आया तो रियलिटी पता चल रही क्योंकि सब टीवी वाले भी गाँव-गाँव जा रहे हैं और इंटेलिजेंस का भी इनपुट इनको मिला और उसका सबसे बड़ा सबूत वोटिंग है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको लगा कि हमारे पैरों के नीचे की तो जमीन खिसक गई, हम समझ रहे थे कि राम मंदिर का उद्घाटन कर देंगे और हम शौचालय बना देंगे, 5 किलो राशन दे देंगे और हम सारा आ जाएगा। तो उनको इस बात का एहसास हो गया लगता है कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। निश्चित रूप से खिसक मैंने कहा ही कि वो विचलित हो गए हैं, वो परेशान हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की बातें करते, क्योंकि उनको भी पता है कि वो क्या कह रहे हैं और उसका असर क्या होगा और उसको देश में और दुनिया में कैसे देखा जाएगा। और वो एक कुछ लोगों को उन्होंने ज़रूर अपना लिया है कि दुनिया में उनकी जय-जयकार होती है और वो विश्व के सबसे बड़े, सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते हैं, लेकिन असलियत कुछ और है। असलियत वो तो जानते ही हैं, हम और आप भले ही ना जानते हैं, जनता को तक ना पहुँचने दी जाती हो। तो इस सब से उनको तो नुकसान होगा ही, देश को भी नुकसान होगा और कुल मिलाकर ये कि वो अगले चुनाव जीत जाएँगे, मुझे इसमें कोई शक नहीं। भले ही सीटें कम हों, क्योंकि विपक्ष कमज़ोर है। कोई जी, युद्ध की जो ये रणभूमि है, ये समतल नहीं है। बड़ी जी। विषम ये लेवल प्लेइंग हाँ, फील्ड यही नहीं। है कि प्रधानमंत्री के जो ये वक्तव्य हैं, उन पे चुनाव आयोग मौन है। अगर कोई दूसरा समय होता तो चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान लेके कम से कम एक स्पष्टीकरण तो माँगता। आपको याद होगा कि बाल ठाकरे को कई दशक पहले एक चुनाव अभियान में मुस्लिम विरोधी बात करने के लिए, सांप्रदायिक बात करने के लिए उनको 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से भाग लेने से वंचित कर दिया गया था, उनको सज़ा मिली थी। जी, इसी जी। भारत के चुनाव आयोग ने दी थी सज़ा उनको। अब तो उनसे ज़्यादा गंभीर बातें हो रही हैं। लेकिन ह ना मैं नहीं समझता कि हमें आपको इस पर कोई आश्चर्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो चुनाव आयुक्त हैं, ये कैसे बनाए गए हैं और क्यों बनाए गए हैं। उनका चयन किन गुणों के आधार पर किया गया है। वो उनकी कोई जी। निष्पक्षता, उनके साहस, उनकी संविधान के प्रति प्रतिबद्धता के कारण नहीं किया गया है। वो एक व्यक्ति और एक विचारधारा और एक पार्टी की प्रति प्रतिबद्धता के कारण उनका चुनाव किया गया है, चयन किया गया है। अच्छा, अगर मैं आपकी बात मान भी लूँ कि वो चुनाव जीत जाएँगे, मैं उसको डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूँ फॉर द टाइम बिंग। हालाँकि क्योंकि अभी पहला फेज़ हुआ है, कुछ सेटबैक है सुनाई दे रहा है, आगे अभी बहुत बाकी है। लेकिन जो मोदी जी की जो कार्यप्रणाली है और पार्टी के अंदर भी जिस तरह का उन्होंने वर्चस्व बना रखा है, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन नहीं होगा और मंत्रियों को भी कोई पावर नहीं है, सारी नीतियाँ पीएमओ में बन रही हैं, सारा फाइनेंशियल जो है वो उनके पास है। तो ये लोकतंत्र के लिए कितना हितकर है ये जो काम करने का तरीका है? या कुछ लोगों को तो लगता है कि अगली बार अगला कार्यकाल अगर इनको मिलता है तो ये जो बचा-खुचा लोकतंत्र है वो भी नहीं रहेगा और मीडिया पे जितना अंकुश है और संसद चलती नहीं है, विधानसभाएँ ज़्यादा चलती नहीं है, तो ये क्या होने वाला है? आप लोकतंत्र के लिए तो हमारे बहुत गंभीर संकट है और अगली बार के इनके कार्यकाल में निश्चित रूप से हमारे लोकतंत्र और संविधान दोनों की आत्मा पर गंभीर प्रहार किए जाएँगे, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। मैं अभी परसों कुछ एक बाज़ार में गया था, तो एक हमारे परिचित दुकानदार से बात होने लगी। वो जानते हैं मैं पत्रकार हूँ, तो देश दुनिया की बातें मुझसे करते हैं। मैंने पूछा, किसको वोट देते हैं आप, किसको देंगे? बोले बीजेपी, तो हम हमेशा से उनको ही देते आए हैं। अच्छा ठीक है। बोले लेकिन आप बताइए कैसा है? तो मैंने कहा आप बताइए क्या लग रहा है, कुछ बदलाव लग रहा है? तो उन्होंने ये कहा कि ये तो ठीक है, वोट तो हम उनको ही देंगे, लेकिन क्योंकि सामने कोई है भी नहीं और मोदी जी को ही हमने वोट दिया है, बीजेपी को ही उनको देंगे, लेकिन अ, ये चिंता मुझे ज़रूर है कि ये
तानाशाही कुछ लग आ रही है, तानाशाह होते जा रहे हैं, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे भीतर से। तो ये उनके अपने अगर समर्थक भी ये महसूस कर रहे हैं और निश्चित रूप से कर रहे हैं। लोगों से बात करने पे समझ में आता है कि लोग समझदार हैं, लोग इतने मूर्ख नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका असर तो दिखेगा। अभी जो स्थिति है, मैंने जो कहा चुनाव परिणाम के बारे में, वो इसलिए कहा कि देखिए 4 चीज़ें मैं मानता हूँ कि किसी भी युद्ध के लिए और विशेष तौर पे चुनाव के युद्ध के लिए ज़रूरी होती है। नेतृत्व, नीतियाँ, संगठन और संसाधन। ये 4 चीज़ें चाहिए, आप भी सहमत होंगे। जी, जी। इन चारों में जब समानता मतलब दोनों सेनाएं इनमें आसपास हो, बहुत ज्यादा फर्क ना हो, तब तो एक बराबर की लड़ाई होती है। अभी आप देखिए कि इन चारों में ही बीजेपी बनाम जो इंडिया गठबंधन है, उसमें कोई समानता, कोई लेवल प्लेइंग फील्ड कोई है ही नहीं। है कि नहीं? नेतृत्व पर कोई स्पष्टता नहीं है, नीतियां कोई स्पष्ट नहीं है, सब अलग अलग मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं, अपनी अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। और इतने गठबंधन के भागीदार हैं, उनमें से कोई उठ के परसों कोई बात कर देता है। एक वो उदय निधि ने सनातन पर बोल दिया, तो वो पूरे मतलब ये तो राजनीति में जायज है, होगा ही, तो बीजेपी ने और मोदी जी ने उसको पूरे इंडिया गठबंधन पर चस्पा कर दिया कि जैसे ये गठबंधन की राय हो। तो इतने सारे लोग हैं, यहाँ पर क्या है कि उनकी इच्छा और उनकी जो उन्होंने लाइन बना दी, उसके खिलाफ पार्टी कार्यकर्ता निकलते नहीं है। सब किसी की हिम्मत नहीं है, किसी मंत्री की हिम्मत नहीं है, किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं है। सबको एक लाइन दे दी गई है, दे दी जाती है, वो उसको दोहराते रहते हैं तोते की तरह। वहां पर तो कोई नियंत्रण कोई है कि नहीं किसी का, ना तो कोई कन्वीनर है, ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई एक सबको स्वीकार्य नेता है। संसाधनों में भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो चीजें सामने आई, उन्होंने बता दिया कि कितनी असमानता है। 6 साढ़े 6 हजार, पौने 7 हजार बीजेपी और बाकी सब दूसरी तरफ। इलेक्टोरल बॉन्ड केवल असमानता नहीं है, वो तो बड़ा क्रिमिनल मतलब ढंग से एक्सटॉर्शन। मेरी एक जिज्ञासा है कि जो मोदी जी का जो तानाशाही वाला एक ट्रेट है, जो सब कुछ केंद्रित करने वाला पार्टी का सब कुछ का, उनके तौर तरीकों का क्या, या ये इलेक्टोरल बॉन्ड और इन सब चीजों को मोहन भागवत जी का सपोर्ट है?